हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गुरुजी में। जिस प्रकार से आप इंटरफेस में देख रहे हैं कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। जी हाँ, हम आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों की श्रृंखला इस चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं और उसकी जो थीम है वो हमारी है लाइन टू लाइन अध्यायवार अध्ययन। अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तकों का जो संस्करण है वो कक्षा 6, 7, 8 और 9 का बेखूबी बढ़िया तरीके से स्टिक विश्लेषण के साथ में किया है और इसी कड़ी में आज हम कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 1 को के कुछ पार्ट को कवर किया है। बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि हमने अध्याय नंबर 1 को राजस्थान के इतिहास में एक परिचय। अब तक इस श्रृंखला में हमने क्या क्या पढ़ा है। अब तक हमने इसने जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद में हमने पढ़ा राजपूतों का उत्पत्ति का जो अलग अलग मत है उनके बारे में पढ़ा। जैसे वैदिक आर्यों की संतान है, अग्निकूट से उत्पन्न ये किसने दिया, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत है, विदेशियों की संतान है ये किसने दिया। और अब पढ़ रहे हैं हम राजस्थान राजपूत वंशों के परिचय को पढ़ा। इसके बाद में हमने गोहिल वंश को पढ़ा और उसके प्रतापी शासक बप्पा रावल को, चैत्र सिंह को, रतन सिंह को, राणा हमीर को, राणा लाखा को, राणा मोकल को और राणा कुंभा और राणा सांगा को पढ़ लिया है। आज का जो टॉपिक है, आज का कंटेंट जो पढ़ेंगे वो यहाँ से शुरू करेंगे। राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप को और राणा अमर सिंह को जितना बन सकेगा हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में इस वीडियो में और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कंटेंट की। इससे आगे हम पढ़ रहे हैं राजपूत वंश और उसमें हमने गुहिल वंश के कुछ राजाओं का जो जहाँ से पर्सन कंटेंट उठता है आरपीएससी और मूल पाठ्य पुस्तकें जहाँ से पर्सन पुट आउट करती है उनके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कंटेंट की। आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं हम राणा उदय सिंह से। कल के जो सेशन में अगर आपने देखा नहीं तो आपका प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। वहाँ आप कल के वीडियो में हमने पढ़ा था राणा सांगा के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में। उससे पहले पढ़ा था हमने राणा कुंभा के बारे में। तो आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पुट आउट होते हैं और ये आरपीएससी की चहेती पाठ्य पुस्तकों में से एक है। यहाँ से प्रश्न और लाइन टू लाइन उठाते हैं और एक भी शब्द का चयन न करते हुए। तो शुरुआत करते हैं राणा उदय सिंह से। इसका जो शासनकाल रहा था वो 1537 से लेकर 1572 तक। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाध्याय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। यही मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। प्रश्न कोटेज बनेगा सीधा ही ए और आर वाला कथन बन सकता है, सत्य वाले प्रश्न भी बन सकते हैं। तो उदय सिंह का जो राज्याभिषेक है वो किसकी मदद से हुआ था? मालदेव के सहयोग से 1537 में। 1537 में उदय सिंह मेवाड़ के शासक बने थे मालदेव के सहयोग से। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। उदयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? राणा उदय सिंह ने, तभी तो वो उदयपुर पड़ा। और उदय सिंह ने अपनी राजधानी उदयपुर को कब बनाया था? तो वो बनाया था 1559 में। यहाँ उन्होंने उदय सागर झील और मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया था। उदय सागर झील और मोती मगरी सुंदर महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो उदय सिंह ने करवाया था। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कब? 1567 में, जब उदय सिंह वहाँ पे शासक थे। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और फत्ता हमने पढ़ा था पहले, इससे पहले वाली वीडियो में। गोरा और बादल वो थे रतन सिंह के जो सेना नायक, और ये जयमल फत्ता ये कहाँ किसके थे? ये थे उदय सिंह के। तो अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह ने क्या किया? जयमल और फत्ता नामक अपने दो सेना नायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चले गए थे। कब? जब अकबर ने 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था।
किले की सुरक्षा के दौरान जयमल और फतेह वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल फतेह की वीरता से मुग्ध होकर आगरा में के किले में उनकी हाथी पर सवार एक मूर्ति का निर्माण करवाया है। तो जयमल फतेह की मूर्ति कहाँ है? आगरा के किले में। और किसने निर्माण करवाया था? तो अकबर ने। और ये जयमल फतेह किसके सेनानायक थे? ये थे राणा उदय सिंह के। तो ये उदय सिंह के बारे में पढ़ा। और अब पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के बारे में, जहाँ से प्रश्न आरपीएससी बहुत ज़्यादा उठाती है और कर्मचारी चयन बोर्ड भी यहाँ से एक भी शब्द को चेंज नहीं करते हुए प्रश्न उठाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप जो कि 1572 में मेवाड़ के शासक बने थे और उनका शासनकाल रहा था 1597 तक। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक कब बने थे? तो 1572 में बने थे। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। महाराणा उदय सिंह जो कि महाराणा प्रताप के पिताश्री थे। तो उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो वो अकबर की अधीनता स्वीकार करें या सुविधापूर्ण जीवन बिताएं, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखें। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उन्हें अनेक कष्ट उठाने पड़े। फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प को, और जो कि संघर्ष था, उसको चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने अपने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बेड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों को एकजुट बनाया और जो सदैव देश की रक्षा के लिए उदित रहते थे। प्रताप ने प्रथम बार उन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर उनके सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उन्होंने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उन्होंने समझौते के प्रयास किए। 1572 ईस्वी से 1576 तक 1572 से 1576 तक के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल भेजे। देखिए प्रश्न यहाँ से बहुत बार पूछा गया है कि जो अकबर का शिष्टमंडल है वो कब चला था? 1572 से 1576 तक। इसमें 4 शिष्टमंडल भेजे थे महाराणा प्रताप के पास। तो उसका क्रम पूछा जाता है बहुत बार। यहाँ से प्रश्न, ये जो लाइन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रथम भेजे थे जलाल खान को, इसके बाद मान सिंह को, और उसके बाद में भगवंत दास, और लास्ट में टोडरमल को के नेतृत्व में भेजे थे। 4 शिष्टमंडल भेजे थे महाराणा प्रताप के पास 1572 से लेकर 1576, और उस दौरान सबसे पहले जलाल खान गए, इसके बाद में मान सिंह, इसके बाद में गए थे भगवान दास, और फिर इसके बाद में अंत में टोडरमल। ये 4 शिष्टमंडल गया था उनके पास। मगर महाराणा ने संधि करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई, अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 ईस्वी में के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा, और वहीं उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। मेवाड़ अभियान का नेतृत्व अकबर ने किसको सौंपा था? मान सिंह को। अब 18 जून 1576, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तारीख है। 18 जून 1576 को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध से जाना जाता है। इस युद्ध में मुगल सेना का प्रमुख सेनापति आमेर का मान सिंह था। देखिए मुगल सेना की तरफ से प्रमुख सेनापति कौन था? मान सिंह था, जबकि प्रताप की सेना के हरावल कहते हैं अग्रिम भाग को, का नेतृत्व हकीम का सूर ने किया था। प्रताप की सेना के अग्रिम दस्ता का नेतृत्व किसने किया? तो हकीम का सूरी ने किया था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झालाविद्या ने क्या किया? प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। यह युद्ध अनिर्णायक रहा। ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार कि सत्य वाले प्रश्न मनते हैं, तो फिर यहाँ फिर आपको कंटेंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो हम लाइन टू लाइन चीज़ें पढ़ रहे हैं ताकि हमारा कंटेंट क्लियर हो जाए और हमारा एक भी प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित है वो गलत न हो। इस युद्ध को अबुल फजल ने, किसने? अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है।
बदायूं ने देखिए हल्दी घाटी युद्ध के अलग अलग नाम हैं। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है, बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है और जेम्स टोड ने इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। तो हल्दी घाटी का युद्ध तो जो कि हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, ये तो जेम्स टोड ने कहा था, लेकिन अबुल फजल ने इसको कहा था खमनोर का युद्ध और बदायूं ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए दावे मारना शुरू कर दिया, क्योंकि ये युद्ध निर्णय रहा था, इसमें कोई निर्णय नहीं निकला था। तब क्या था फिर, महाराणा प्रताप भी क्या है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद छुपते छुपाते उनसे लोहा लेते रहे। 1576 से 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक बयान भेजे, किंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। कौन सी? महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में अचानक शेरपुर के मुगल सिर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाने के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया था। प्रश्न पूछा जाएगा, 1580 में शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण करने वाले कौन से राजस्थान के शासक थे? तो वो थे महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह। और अब्दुल रहीम खान खाने के परिवार की महिलाओं को बंदी बनाने वाले शासक कौन थे? तो अमर सिंह थे। इस संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर प्रताप ने मुगल महिलाओं को ससम्मान सुरक्षित भिजवाने के आदेश दिए। नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का यह अनुपम उदाहरण है। 1582 में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय कुंवर अमर सिंह ने वहां पर तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खां को भाले के एक ही वार से परलोक पहुंचा दिया। अब क्या हुआ, अमर सिंह ने जब 1582 की ये घटना है, मुगल चौकी थी दिवेर की, वहां उन्होंने आक्रमण किया। किसने? अमर सिंह ने। तो उसने क्या किया, वहां पे जो तैनात था ना मुगल अधिकारी सुल्तान खां को एक ही भाले के वार से परलोक पहुंचा दिया। इतने बहुत भयंकर वाले योद्धा थे ये। दिवेर की विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। यही कारण है कि कर्नल टोड ने जो कर्नल टोड है उसने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। दिवेर को युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है? दिवेर के युद्ध में इसे मेवाड़ का मैराथन कहा गया। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध, गोगंदा का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध अलग अलग विद्वानों ने उसको संज्ञा दी है। 1585 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरह कोई बयान नहीं भेज सका। 1585 से 1597 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। चावड़ को अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रताप ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? चावड़। और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1597। तो 1572 से 1597 तक शासक रहे। चावड़ के पास बाडोली नामक स्थान पर, बाडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। प्रताप के संबंध में कर्नल टोड ने लिखते हैं कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय और उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र नहीं हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन कहलाता है। हल्दी घाटी को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की थर्मोपली। मेवाड़ की थर्मोपली किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी को। और दिवेर का मैराथन किसे कहा जाता है? दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। अब पढ़ते हैं राणा अमर सिंह, जो कि राणा प्रताप के पुत्र थे। राणा अमर सिंह 1597 से 1620 तक शासक रहे। अमर सिंह 1597 में मेवाड़ का शासक बना। जब प्रताप की मृत्यु हुई 19 जनवरी 1597 को, तो फिर अमर सिंह वहां के शासक बने। शासक बनने के बाद उन्हें मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शाहजहां को मेवाड़ बयान का नेतृत्व सौंपा।
किसने? जहांगीर ने। जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजहां को क्या किया? मेवाड़ का अभियान करने के लिए उसको इसका नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ में लूटपाट और आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। मेवाड़ के सामंत युद्धों से ऊब गए थे और उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। अतः उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। किसको? कुंवर कर्ण सिंह को। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। फरवरी, देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कोटेज है, यहाँ देख लीजिएगा। फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? 1615 में। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रही मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। कब हुआ? 1615 में मेवाड़ मुगल संधि। किस किस के बीच में हुई थी? तो अमर सिंह और मुगल सेना के बीच में। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से स्वयं खुश नहीं था, क्योंकि उस पर तो दबाव डाला गया था ना सामंतों के द्वारा। उसने स्वयं को राजकार्य से विरक्त कर दिया। जहांगीर के जीवन की यह सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह के बारे में पढ़ते हैं तो 1652 में उन्होंने शासन संभाला। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया। देखिए, जो कि 90 सालों से जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था ना, तो उसने चित्तौड़ को वापस उसका रिवोल्यूशन करने के लिए काम किया। किसने? राज सिंह ने। लेकिन मुगल सम्राट ने इन्हें 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा। अब चित्तौड़ दुर्ग को ढाना चाहते थे, उसने 30,000 सेना को भेज दिया। किसने? मुगल सम्राट ने। और उसको सादुल्ला खां को भेज दिया। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित नहीं समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया। मुगल सेना कंजूरे और बुर्ज गिराकर लौट गई। 1658 में मुगल शहजादों के उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा। अब भाई उनमें फूट पड़नी शुरू हो गई। कब? 1558 में मुगल शहजादों के बीच में खुद में आपसी फूट पड़ गई। मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहते थे, अतः महाराणा टालमटोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो आरंभ में तो उसने समंत राज सिंह से अच्छे थे। औरंगजेब ने उन्हें 6,000 जात और सवार का मनसब भी प्रदान किया। राज सिंह को 6,000, प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 6,000 जात व सवार का मनसब किसको दिया गया था? और राज सिंह को दिया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, विवाह करके राज सिंह ने 1660 ईस्वी में औरंगजेब को नाराज कर दिया। किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, उससे शादी किसने की? राज सिंह ने। और वो शादी किससे होने वाली थी? औरंगजेब से। इसके बाद 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने पर राज सिंह ने विरोध किया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छीनने पर राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो गई। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर रासमंद झील का निर्माण करवाया था। गोमती नदी के पानी को रोककर रासमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाने वाले थे राज सिंह। तथा इस झील के उत्तरी किनारे पर नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख हो गया। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिला की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। तो ये हमने पढ़ा है मेवाड़ के शासकों के बारे में, जिसमें महाराणा राज सिंह के बारे में पढ़ा। इससे पहले हमने राणा अमर सिंह के बारे में, इसके बाद उससे पहले हमने पढ़ा था राणा प्रताप के बारे में, इससे पहले हमने पढ़ा उदय सिंह के बारे में, इससे पढ़ा हमने पहले
राणा सांगा के बारे में और ये राणा कुंभा, राणा मोकल, तो इस प्रकार की हमने इन चीज़ों को पढ़ा है लाइन टू लाइन। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा, श्रृंखला भी बहुत अच्छी लग रही होगी, क्योंकि इससे आपका क्या है कंटेंट क्लियर हो रहा है, एक भी पर्सन गलत नहीं होगा। आप बड़े-बड़े ग्रंथ पढ़ते हो, अलग-अलग पब्लिकेशन की किताबें पढ़ते हो, तो उसको आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना ये चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। यहाँ से पर्सन लाइन टू लाइन उठ रहे हैं, तभी तो हम लाइन टू लाइन करवा रहे हैं, एक भी शब्द को न छोड़ते हुए। तो हम बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर विजिट करें पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा और नई जोश और नए होश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।